पेशेंट प्रेजेंटेड विद इनएबिलिटी टू राइट, रीड एंड अंडरस्टैंड, मोस्ट लाइकली द लीजन इन न्यूरोएनाटमी का ये एमसीक्यूज है, ठीक है। और इसमें क्या है हमारे पास की पॉइंट्स, इनएबिलिटी टू राइट, रीड एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। ना तो वो लिख सकता है, ना वो पढ़ सकता है, ना ही वो अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है। तो लीजन कहाँ पर होगी, वर्निकिस एरिया, ठीक है, दैट इज द सेंसरी स्पीच एरिया, ठीक है, दैट इज द ऑप्शन ई। इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे क्लियर करेंगे, हमारे पास दो स्पीच एरियाज होते हैं, एक होता है हमारे पास ब्रोकाज एरिया, और ब्रोकाज एरिया क्या होता है, मोटर स्पीच एरिया होता है। और ब्रोकाज एरिया के डैमेज की वजह से हमारे पास क्या होता है, मोटर एफेजिया होता है। एंड व्हाट इज दिस मोटर एफेजिया, मोटर एफेजिया जो होता है वो ये होता है कि द पेशेंट इज नॉट एबल टू स्पीक। मोटर एफेजिया में क्या है, स्पीच उसकी इम्पेयर्ड हो जाती है, ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक बट ही कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। वो सब कुछ अंडरस्टैंड कर सकता है लेकिन वो बोल नहीं सकता, ठीक है। तो दिस इज मोटर एफेजिया। जबकि वर्निक्स एरिया जो होता है हमारा, वर्निकीज एरिया, इट इज़ द सेंसरी स्पीच एरिया। और जब वर्निकीज एरिया का डैमेज होता है तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास नॉन मोटर एफेजिया होता है। एंड व्हाट इज दिस नॉन मोटर एफेजिया, या फिर जिसको हम सेंसरी एफेजिया भी कहते हैं, द पेशेंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। अब पेशेंट अंडरस्टैंड नहीं कर सकता लेकिन पेशेंट बोल सकता है। जब वो कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर सकता लेकिन वो बोल रहा है तो इसका मतलब है जो भी कुछ वो बोलेगा वो क्या होगा, बिल्कुल मीनिंगलेस लैंग्वेज जो है वो यूज़ करेगा, ठीक है। मीनिंगलेस वर्ड्स जो है वो बोलेगा जिसकी किसी को भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो वो बोल तो सकता है लेकिन क्या बोलेगा, वो नॉन फ्लुएंसी के साथ बोलेगा, ठीक है। और उसकी जो स्पीच है वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल स्पीच होगी जिसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे हम प्रॉपरली उस बात का जवाब नहीं दे सकते। तो क्योंकि वर्निकेस एरिया के डैमेज के अंदर पेशेंट इज अनएबल टू अंडरस्टैंड, वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा तो वो बोल भी सही तरह से नहीं सकता, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज वर्निकेस एरिया, वर्निकेस एरिया डैमेज, ठीक है। वर्निकेस एरिया के डैमेज की वजह से। तो अब इस एमसीक्यू के अंदर उन्होंने कहा है कि इनएबिलिटी टू राइट है, रीड है और अंडरस्टैंड है, ठीक है। जब अनएबल टू अंडरस्टैंड आ जाए कि पेशेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग तो डैमेज टू वर्निक्स एरिया होगा, ठीक है। लेकिन पेशेंट कैन अंडरस्टैंड बट कैन नॉट स्पीक तो फिर ब्रोकाज एरिया का डैमेज होगा। Next MCQ, 55-year-old male alcoholic presents with symptoms of liver disease and is found to have mildly elevated liver enzyme. Key point क्या हो गया, mildly elevated liver enzyme. Liver biopsy in H&E staining में abnormal clear spaces in the cytoplasm of most of the hepatocytes. Second key point, तो most likely cause क्या होगा, जब हमने H&E staining की और हमें जो है वो clear spaces मिल रही हैं within the cytoplasm, इसका मतलब है कि वो क्या था, फैट था, क्योंकि फैट जब H&E staining से स्टेन नहीं होता, ठीक है, उसके लिए हमें स्पेसिफिक स्पेशल स्टेन्स यूज करने पड़ते हैं और हमें जो एरिया है वो क्लियर नजर आता है जब हमारे पास फैट होता है। और फैट जब होता है तो उसको हम कहते हैं हेपेटिक स्टीटियोसिस, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज स्टीटियोसिस। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दे रहे हैं कि फैट एक्यूमुलेशन इन हेपेटोसाइट्स अपीयर एज राउंड वेल सर्कमस्क्राइब्ड क्लियर स्पेसेस इन द साइटोप्लाज्म, दो इट इज डिफिकल्ट टू सी ऑन H&E स्टेन मोर एक्यूरेटली। फैट के लिए हमें क्या यूज करना होता है, हम ऑयल रेड ओ स्टेन जो है उसको यूज करते हैं फॉर फैट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू इज रिगार्डिंग विजुअल ट्रैक, ट्रू इज। विजुअल ट्रैक के बारे में ट्रू बात क्या होती है, ऑल ऑप्टिक ट्रैक एंड्स इन द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। ईईजी ऑफ द पेशेंट शो नो ए वेव। ए वेव कब आती है, ए वेव जो है हमारे पास तब आती है जब पेशेंट की आइज जो है वो हमारे पास जो है ना व्हेन द पेशेंट इज आइज आर क्लोज्ड, ठीक है, तो हमारे पास ए वेव्स आती हैं। अब हम उसने कहा है कि हमें ईईजी के अंदर ए वेव्स नहीं है, इसका मतलब है कि उसकी आइज ओपन है, तो इसका आंसर क्या होगा, व्हेन द पेशेंट इज अलर्ट एंड कॉन्शियस, ठीक है, विद आइज ओपन, तो हमारे पास कोई ए वेव्स नहीं आएंगी। मैन स्टैंडिंग इन बस, बस सडनली मूव, मैन डज नॉट फॉल लो, हाउ बैलेंस इज मेंटेन, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर एक्सेलरेशन, जैसे कि बस के अंदर बस एक लीनियर रोड के ऊपर लीनियर डायरेक्शन में जो है चल रही होती है, ठीक है। तो लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो कौन करता है, यूट्रिकल। वर्टिकल एक्सेलरेशन जिसमें एग्जांपल उन्होंने लिफ्ट की दिया, जब लिफ्ट के अंदर एक बंदा मूव कर रहा होता है तो क्या करते हैं, लिफ्ट वर्टिकली मूव कर रही होती है, तो वर्टिकल एक्सेलरेशन लिफ्ट के अंदर जो है वो हमारे पास कौन सा होता है, सेक्यूल कंट्रोल करता है। और जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है उसको सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो होती है वो कंट्रोल करी होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, पेशेंट एंड बीटा ब्लॉकर प्रेजेंट विद प्रोलॉन्ग पीयर इंटरवल। द ड्रग की हिस्ट्री दे दी और प्रोलॉन्ग पीयर इंटरवल दे दिया, सो दिस इज ड्रग इंड्यूस्ड फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स की वजह से जो है ना वो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हुआ है। ओके, ट्रेली अकर्स इन 6 आवर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और ऐसे ही रिपीट होता है बार बार, इसको आपने याद रख लेना है। विटामिन गिवन विद आइसोनेजिड, आइसोनेजिड के साथ हम विटामिन B6 देते हैं, लेकिन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी को प्रिवेंट करेंगे तो आइसोनेजिड जो है वो सर B6 को देंगे, ठीक है। प्रेग्नेंट लेडी विद माइट्रल स्टेनोसिस डेवलप एट्रियल फिब्रिलेशन व्हिच ड्रग कैन बी यूज्ड सेफली। अब प्रेग्नेंट लेडी के अंदर हम कौन सी ड्रग यूज करते हैं, हेपेरिन, क्योंकि वारफेरिन जो है, ठीक है, वारफेरिन इज टॉक्सिक फॉर द चाइल्ड, ठीक है। वारफेरिन जो होती है वो नहीं दे सकते हम प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। तो हम प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो एट्रियल फिब्रिलेशन के ट्रीटमेंट के लिए IV हेपेरिन जो है वो देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्स्ड एक्सपायरेशन मेनली थ्रू, फोर्स्ड एक्सपायरेशन जो होती है वो मेनली किसके थ्रू होती है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स के थ्रू जो है वो फोर्स्ड एक्सपायरेशन हो रही होती है, ठीक है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स के थ्रू। क्योंकि जो हमारी नॉर्मल एक्सपायरेशन होती है वो पैसिव रिकॉइल ऑफ द लंग्स से होती है, लेकिन जो फोर्स्ड एक्सपायरेशन होती है वो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स के थ्रू होती है। सो नेक्स्ट एमसीक्यू इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर हम यूज करते हैं डोपामिन एंड डिब्यूटामिन। इसकी एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, कार्डियोजेनिक शॉक में डोपामिन डिब्यूटामिन। एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर हम एड्रेनलिन यूज करते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक ज्यादातर पेनिसिलिन के रिएक्शन की वजह से होता है, इसमें ब्रोंकोस्पैज्म, स्किन इंजरीज, सॉरी स्किन रिएक्शन वगैरह हो सकते हैं। सेप्टिक शॉक के अंदर हम नॉरएड्रेनालिन को यूज करते हैं, कार्डियक अरेस्ट में एड्रेनलिन को यूज करते हैं और ब्रेडिकार्डिया के लिए हम एट्रोपिन को यूज करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, 60 years old patient with generalized lymphadenopathy and what are the key points, अब इसके साथ देखते हैं। नंबर 1 generalized lymphadenopathy, platelet and TLC count raised। सेकंड पॉइंट, पेरिफेरल स्मेयर में हमें मैच्योर लिम्फोसाइट्स मिल रहे हैं। थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी, सबसे पहले उसकी एज भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज 60 years old, ठीक है। तो जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी है, TLC काउंट उसका रेज्ड है, पेरिफेरल स्मेयर में मैच्योर लिम्फोसाइट्स है और एज क्या है, 60 years old है, कोई स्प्लीनोमेगैली की बात नहीं की हुई, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, CLL, दैट इज ई ऑप्शन। अगर वो हमें जो है वो जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी ना दी होती है, स्प्लीनोमेगैली दी होती है और TLC काउंट रेज दिया होता है और हमें जो है वो उन्होंने कहा होता है कि जो है वो इमेच्योर सेल्स जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, तो तब हम जाते हैं, ठीक है, टुवर्ड्स द CML, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। अगर माइलॉइड लिनेज के सेल्स उन्होंने बताया होता है पेरिफेरल स्मेयर में, ठीक है। अब यहाँ पर जो पॉइंट हमें CLL की तरफ जो कर रहे हैं, इसमें एज है 60 years old, जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी है, ठीक है, TLC काउंट रेज है और पेरिफेरल स्मेयर में मैच्योर
lymphocytes है, so this will give the diagnosis of CLL, that is chronic lymphocytic leukemia, ठीक है, okay, and this is the most common adult tumor, ठीक है। तो अब इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है कि एज मोर देन 60 years मोस्ट कॉमन एडल्ट ल्यूकीमिया, ठीक है। CD20, CD23 और CD5 ये तीन जो है इसके मार्कर्स होते हैं, ठीक है। ऑफन एसिम्प्टोमेटिक प्रोग्रेस करता है स्लोली, इसमें स्मज सेल्स मिलते हैं हमें पेरिफेरल स्मेयर के अंदर, स्मज सेल्स क्या होते हैं, CLL होते हैं, क्रश्ड लिटिल लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। स्पेलोस्पोरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, स्पेलोस्पोरिन जो होते हैं वो ट्रांसपेप्टाइडेज को इनहिबिट करते हैं। पेशेंट कंप्लेन ऑफ टिंगलिंग सेंसेशन पोस्ट थायराइडेक्टमी, अगर उसको टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, इसका मतलब है उसमें क्या हुआ है कि जो आपके छोटे पैराथायरॉइड ग्लैंड पीछे पड़े होते हैं कि वो भी रिमूव हो गए। पैराथायरॉइड ग्लैंड रिमूव तो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म हो जाता है, जिसकी वजह से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाएगा, टेटनी हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्राइमरी इम्यून सिस्टम ऑर्गन वेटी एंड बी लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म। टी लिम्फोसाइट्स कहां पर बनते हैं, टी लिम्फोसाइट्स जो हैं और बी लिम्फोसाइट्स दोनों जो हैं वो बनते हैं बोन मैरो में, लेकिन मैच्योर कहां होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में, मैच्योर टी lymphocyte thymus में mature, so the option A is correct, bone marrow and thymus. Patient of pheochromocytoma for blood pressure control what should be given? Pheochromocytoma में blood pressure control के लिए हम both alpha और beta blockers जो है वो देते हैं पेशेंट को, that is option C is correct option. नेक्स्ट एमसीक्यू कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया के अंदर टिश्यू ब्लीडिंग होती है, हीम आर्थोसिस होती है, टिश्यू ब्लीडिंग होता है। ड्यूडेनम इज इन रेट्रोपेरिटोनियम, ऑल पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम जो है रेट्रोपेरिटोनियल होता है एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम इज नॉट रेट्रोपेरिटोनियल। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉज्ड बाय इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस, ठीक है। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यू कि लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉज्ड बाय, तो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन किसकी वजह से कॉज होती है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन कॉज होती है बाय इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट एमसीक्यू इज सेफ ड्रग प्री ऑपरेटिवली फॉर क्रॉनिक लिवर डिजीजेस। सेफ ड्रग प्री ऑपरेटिवली फॉर क्रॉनिक लिवर डिजीज इट इज fentanyl. A farmer presented with migrating linear lesions, this is cutaneous larva migricans. A patient came with newly developed murmur, he gives history of having rheumatic fever in childhood. What is the cause? अगर rheumatic fever उसको childhood में था और अब उसको जो है वो मरमर के साथ आया तो mitral stenosis होगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो rheumatic fever के अंदर वॉल्व इफेक्ट होता है वो mitral valve होता है, mitral stenosis is the most common complication. Ventricular filling in which ECG segment? Ventricular filling जो होती है वो आपके पास किस सेगमेंट में होती है, TP सेगमेंट के अंदर हो रही है। ओके, सो नेक्स्ट एमसीक्यू ऑल स्पायरोमेट्रिक वैल्यूज गोज डाउन इन विच डिजीज, ठीक है। अब इसमें इस एमसीक्यू को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, दो तरह की डिजीजेज होती हैं लंग के अंदर, एक होती है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज, एक होती है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज। जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज होती हैं उसमें क्या होता है, जो FEV1 ओवर FVC की रेशो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। लेकिन जो आपके पास आपकी टोटल लंग कैपेसिटी होती है या फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की अगर बात करें तो वो इंक्रीज होती है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में, ठीक है, वो इंक्रीज होती है। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में क्या होता है, FEV1 ओवर FVC की रेशो क्या करती है, FEV1 FVC रेशो जो है वो इंक्रीज हो जाती है या फिर नॉर्मल रहती है, ठीक है। और जो टोटल लंग कैपेसिटी होती है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, वो कम हो जाती है, ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के अंदर, ठीक है। तो ऑल स्पायरोमेट्रिक वैल्यूज गोज डाउन इन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। लेकिन रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के अंदर अगर उन्होंने स्पेसिफिकली किसी डिजीज का नाम दिया होगा तो हम हमेशा उसको प्रेफर करेंगे, ठीक है। जनरल के कंपैरिजन में अगर हमें स्पेसिफिक ऑप्शन दिया तो हम उसको प्रेफर करेंगे, जिसमें क्या आ जाएगा, फाइब्रोसिस जो है इट इज स्पेसिफिक, तो ऑल स्पायरोमेट्रिक वैल्यूज गोज डाउन इन फाइब्रोसिस, ठीक है। ओके, पेशेंट शोइंग नो इंप्रूवमेंट विद H2 ब्लॉकर्स। अगर H2 ब्लॉकर्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है तो ज़ोनिगर-ज़ेल्सन सिंड्रोम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कैलकुलेट टोटल बॉडी वाटर, ठीक है। दिस इज प्रेजेंट इन BLS फिजियोलॉजी, ठीक है। तो टोटल बॉडी वाटर जो होता है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, टोटल बॉडी वाटर को हम हैवी वाटर से कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रिशियम भी कहते हैं, ठीक है। और ट्राइट्रेटेड वाटर होता है, ठीक है। हैवी वाटर ड्यूट्रियम भी हो सकता है, ठीक है, और एंटीपायरीन भी हो सकता है, ठीक है। और जो ESF होता है उसको हम मैनिटोल, इनुलिन और सल्फेट से मेजर कर रहे होते हैं। प्लाज्मा को इवेंट्स ब्लू से कर रहे होते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में से प्लाज्मा निकाल देंगे तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड आ जाएगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है वो में से अगर आप टोटल बॉडी वाटर को माइनस कर दे तो हमारे पास एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड आ जाएगा, ठीक है। ओके, थोरेसिक डक्ट स्टार्ट एट द लेवल ऑफ, थोरेसिक डक्ट किस लेवल पे स्टार्ट होती है, थोरेसिक डक्ट जो होती है वो T12 के लेवल पे स्टार्ट होती है। T12 के ऊपर हमारे पास क्या होती है, इसोफेजियल हाइएटस ऑफ द डायफ्राम होता है, उसमें से क्या क्या पास कर रहा होता है, T12 के लेवल के ऊपर T12 के लेवल के ऊपर हमारे पास एओर्टिक ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम होती है, और एओर्टिक ओपनिंग ऑफ द डायफ्राम में से क्या पास कर रहा होता है, एब्डोमिनल एओर्टा पास करता है, थोरेसिक डक्ट पास कर रही होती है, ठीक है, और एजाइगस वेन होती है। तो ये जो एब्डोमिनल एओर्टा, थोरेसिक डक्ट, एजाइगस वेन आपकी T12 ओपनिंग में से पास कर रही होती है, ठीक है। तो T12 से शुरू होता है थोरेसिक डक्ट, ठीक है। एम्बोलिस इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ पल्मोनरी आर्टरी कॉजेज, एम्बोलिस इन वन ऑफ द ब्रांच ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, एम्बोलिस जब भी आ जाएगा, ठीक है, एम्बोला आके उसको ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, VQ रेशियो जो है वो इंक्रीज हो जाती है, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अ पेशेंट विद ट्रांसमिरल इन्फार्क्ट डाइड ऑन 9th डे पे जो डेथ हो रही होती है वो ड्यू टू पेरिकार्डियल टेम्पोनार्ड हो रही होती है, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि अगर 4th पोस्ट MI डे पे होगी, सबसे पहले अगर इमीडिएटली आफ्टर MI होती है तो भी एरिथमिया की वजह से होगी, ठीक है। 4th पोस्ट MI एरिथमिया की वजह से होगी, फर्स्ट 24 आवर्स में मैंने बता दिया एरिथमिया की वजह से होती है। 3 डेज पोस्ट MI जब फेब्रिनस पेरिकार्डाइटिस होती है, 4 to 7 डेज के बाद कार्डिक टेम्पोनार्ड, उसके बाद मंथ्स के बाद होगा तो अगेन एन्यूरिज्म की वजह से डेथ हो रही होगी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट है Vmax, ठीक है। हमने ऑलरेडी अपने पैथोलॉजी के लेक्चर्स में कवर किया था कि Vmax जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। HLA-DR4 इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, HLA-DR4 जो है, ठीक है, ये एसोसिएटेड होती है विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके टेबल्स बने हुए बुक में, इसको हमने जो है इसी तरह से याद कर लेना है, ठीक है, कि HLA-DR4 इज एसोसिएटेड विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अ पेशेंट आफ्टर ट्रॉमा ऑल मसल्स ऑफ एब्डोमेन एंड चेस्ट पैरालाइज्ड स्टिल ब्रीदिंग, अगर वो अभी भी ब्रीद कर रहा है इसका मतलब है उसकी इंजरी कहां पर हुई है, इंजरी बिलो C5 हुई है। अगर तो C5 या C5 है, अगर C5 के लेवल्स के ऊपर इंजरी होती है तो क्या होता है कि रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाता है, पेशेंट इज नॉट एबल टू ब्रीद, ठीक है। पेशेंट सांस नहीं ले सकेगा अगर C5 से ऊपर इंजरी होगी। अगर C5 के नीचे इंजरी होगी तो पेशेंट जो है वो ब्रीद कर सकता है, ठीक है। तो ये इसका जो है वो एक्सप्लेनेशन है। Which one of the following drug can cause hypothyroidism? तो hypothyroidism cause करती है लिथियम, ठीक है। पीछे हमने पढ़ा था एंटीट्यूबरकुलर ड्रग मेथेनोमाइड जो थी वो सेकंड लाइन एंटीट्यूबी ड्रग थी, ठीक है, जो हाइपोथायराइडिज्म कॉज करती है। और इन ड्रग्स में से लिथियम का साइड इफेक्ट होता है हाइपोथायराइडिज्म। अ पॉइंट दैट डिस्टिंग्विशेस पार्शियल ट्रांजैक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम कंप्लीट ट्रांजैक्शन होता है स्पाइनल शॉक। स्पाइनल शॉक जो है वो पार्शियल को कंप्लीट से डिफरेंशिएट कर रहा होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मेजर करती है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना वो आपके पास मेजर करती है वेरिएबिलिटी अमंग इंडिविजुअल वैल्यू। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस टैग लेवल बाय डिक्रीजिंग अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ फैटी एसिड को जो डिक्रीज करती है कि वो फेब्रिजोल होता है, जेम फेब्रिजोल, ठीक है। और व्हेन P wave is not present in ECG which is where is pacemaker located, अगर P wave present नहीं है तो पेसमेकर कहां होगा, अगर SA नोड पे पेसमेकर नहीं है तो पेसमेकर कहां होगा, AV नोड के अंदर, सेकंड साइड होती है AV नोड। टिश्यू अनेबल टू यूज ऑक्सीजन, हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि जब हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है लेकिन टिश्यू ऑक्सीजन को यूज नहीं कर सकता, इट इज एग्जांपल ऑफ हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया,
जिसमें इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू कैन नॉट यूटिलाइज ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये टॉक्सिक हाइपोक्सिया होता है और ये क्यों कॉज होता है? ये कॉज होता है ड्यू टू साइनाइड पॉइजनिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज साइनाइड पॉइजनिंग। अफ्रीकन वुमेन विद रेज्ड अल्फा फेटोप्रोटीन, द कॉज ऑफ प्राइमरी हेपेटिक कार्सिनोमा इन दिस केस वुड बी एफ्लाटॉक्सिन 1 इन द डाइट, ठीक है। स्टूडेंट एग्जामिनिंग स्ट्रेनिंग व्हिच शोज ग्राम पॉजिटिव कोकाइन चेन, मेनी अटेम्प्ट्स मेड बट कैन नॉट बी कल्चर्ड। तो अगर ग्राम स्ट्रेनिंग से नहीं कल्चर हो तो उसमें हम क्या करेंगे? उसकी सेरोलॉजी करा देंगे, ठीक है। कॉज ऑफ डेथ इन एक्यूट रेनल फेलियर, एक्यूट रेनल फेलियर में डेथ क्यों होती है? एक्यूट रेनल फेलियर में सेप्सिस की वजह से डेथ होती है। पेशेंट 25% नेफ्रॉन इज वर्किंग, व्हाट विल हैपन इन द रिमेनिंग नेफ्रॉन? अगर 25% नेफ्रॉन सिर्फ उसके जो है वो वर्क करें तो बाकी सारे नेफ्रॉन में क्या होगा? जीएफआर बढ़ जाता है, ठीक है। कॉम्पनसेट करने के लिए बाकी नेफ्रॉन में जीएफआर बढ़ जाता है। What metabolic derangement is present in progressive non-compensated shock in which reverse phenomena fail? अब इसकी एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि नॉर्मली क्या होता है कि जो शॉक होता है ना उसमें हमारे पास क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। शॉक लाइक कंडीशन में क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कॉम्पनसेशन के तौर पे क्या होता है? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर डीकॉम्पनसेटेड शॉक हो जाए या फिर अगर शॉक की जो प्रोग्रेसिव नॉन कॉम्पनसेटेड शॉक हो जाए, स्टेट आ जाए हमारे पास, ठीक है, तो फिर हमारे पास बोथ मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाता है। ऑप्शन करेक्ट डी है, ठीक है। तो नॉर्मल अगर शॉक में पूछा जाए तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ठीक है, कॉम्पनसेशन के तौर पे, और अगर नहीं फेल हो गया कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वालिटेटिव चेंज इन जीन एक्सप्रेशन? क्वालिटेटिव चेंज इन जीन एक्सप्रेशन जो होता है वो पॉइंट म्यूटेशन होता है। वुमेन विद हाइपरथायरॉइड टीचर विद गोइटर डायग्नोज्ड विद आयोडीन डेफिशिएंसी, कॉज ऑफ डेफिशिएंसी। आयोडीन डेफिशिएंसी क्यों होती है? आयोडीन डेफिशिएंसी होती है जब इम्प्रॉपर डाइट ले रहे होते हैं जिसमें आयोडीन डेफिशिएंट होता है। बॉडीज मेटाबॉलिक रिस्पांस टू ट्रॉमा, स्केलेटल मसल्स रिस्पॉन्ड करते हैं बाय इंक्रीज प्रोटियोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन जो उसको बढ़ा देते हैं। A woman has cold intolerance. Cold intolerance का मतलब क्या है कि वो हाइपोथायराइड होगी तो उसमें हम TSH और फिर T4 लेवल कराएंगे। Patient with renal artery stenosis may present with very high blood pressure due to increased renin secretion. Which of the following structure in kidney is responsible for sensing inadequate perfusion and secreting renin? तो क्या होता है कि जो आपके JJ cells होते हैं ना वहाँ से बेसिकली रेनिन की प्रोडक्शन हो रही होती है। इंटरवेंशन बिफोर अकरेंस ऑफ डिजीज, बिफोर अकरेंस ऑफ डिजीज अगर आप इंटरवेंशन ले रहे हैं तो प्राइमरी प्रिवेंशन होगी, ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होती है? when the measures are taken prior to the onset of disease, ठीक है, बिफोर onset of disease अगर हम उसको प्रिवेंट करें तो प्राइमरी प्रिवेंशन होगी। आफ्टर onset of disease यानी कि अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट के लिए अगर हम करेंगे तो सेकेंडरी प्रिवेंशन होगी, ठीक है। टर्शरी प्रिवेंशन के अंदर हम उसकी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर रहे होते हैं और जो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन होती है उसमें हम किसी स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक ड्रग या कोई एजेंट दे रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हम नाइट ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करने के लिए विटामिन ए दे रहे होते हैं, ठीक है, तो रेटिनॉल वगैरह दे देते हैं, रेटिनल एल्डिहाइड दे देते हैं, ठीक है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। दिस इज अनदर एमसीक्यू, ओके। 20-year-old young boy presented with fever, headache, vomiting. He is having neck stiffness. अब कौन कौन से की पॉइंट्स आ गए, ठीक है, कि फीवर, हेडेक है, वॉमिटिंग है, नेक स्टिफनेस है, मेंटल स्टेटस ऑल्टर्ड है और ब्रेन ईटिंग पैरासाइट। तो ब्रेन ईटिंग पैरासाइट का एमसीक्यू बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, इसमें एक ही आंसर आपका निकल गया, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू। वन विलिब्रेंट फैक्टर डिजीज ब्लीडिंग टाइम एंड एपीटीटी डिरेंज प्रॉब्लम इन। अगर आपका ब्लीडिंग टाइम और एपीटीटी जो है डिरेंज होता है, एपीटीटी के डिरेंज होने की प्रॉब्लम किस में होती है? इंट्रिंसिक पाथवे में प्रॉब्लम होती है। अगर खाली पूछा जाए कि एपीटीटी अगर डिरेंज है तो किस पाथवे में प्रॉब्लम होगी? इंट्रिंसिक पाथवे में। अब वो बात करें वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के अंदर, ठीक है, कि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर डिजीज में क्या होता है कि ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है, एपीटीटी इंक्रीज होता है, उसमें प्लेटलेट एडहेजन का डिफेक्ट होता है, ठीक है। प्लेटलेट प्रॉपर्ली एडहेयर नहीं कर रहे होते। नेक्स्ट एमसीक्यू, आफ्टर थर्ड वीक ऑफ जेस्टेशन साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिटोट्रोफोब्लास्ट एंड ब्लड वेसल्स एंड सेल्स आर फॉर्म। तो टाइप ऑफ विलस क्या होता है? ठीक है, जब हमारे पास थर्ड वीक की बात आ जाए तो उसमें टर्शियरी विलस होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक और की पॉइंट क्या है कि जब ब्लड वेसल्स बन जाती हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिटोट्रोफोब्लास्ट तब कौन सा टाइप ऑफ विलस होता है? अगेन टर्शियरी विलस होता है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कोराइड प्लेक्सस पेपिलोमा इन चिल्ड्रन जो होता है वो ट्राइगोन ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल होता है। डैमेज ऑफ द ग्लॉसोफरेंजियल नर्व, लॉस ऑफ सेंसेशन फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट सेंसेशंस? ग्लॉसोफरेंजियल नर्व जो होती है वो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग से कैरी करके लेके जाती है टेस्ट सेंसेशंस भी और जनरल सेंसेशंस भी, ठीक है। पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग से, तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग के अंदर कौन सी सेंसेशन हो रही होती है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग से टेस्ट सेंसेशंस कैरी करती है ग्लॉसोफरेंजियल नर्व। और कौन से टेस्ट जो है वो आपके पास पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग के अंदर बिटर टेस्ट जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इन्फॉर्म्ड कंसेंट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये प्रोवाइड करता है पार्टिसिपेंट विद ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिस्क एंड बेनिफिट्स, ठीक है। फीचर ऑफ एसिड फास्ट बेसिलाई क्या होता है? एसिड फास्ट बेसिलाई जो होते हैं यानी कि टीबी के अंदर माइकोलिक एसिड इन द सेल वॉल प्रेजेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल फॉर सेकेंडरी इंटेंशन हीलिंग, सेकेंडरी इंटेंशन हीलिंग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल होता है वो मायोफिब्रोब्लास्ट होता है। सेकेंडरी और प्राइमरी इंटेंशन में डिफरेंशिएट ऐसे कर होते हैं कि सेकेंडरी इंटेंशन हीलिंग में मायोफिब्रोब्लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल होते हैं। अ पेशेंट वाज मेड टू टेस्ट यूनिडीन, द टेस्ट सेंसेशंस आर कैरिड बाय। अब जो टेस्ट सेंसेशंस होती हैं वो कहाँ पर जाती है? वेंट्रोपोस्ट्रोमीडियल न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। वेंट्रोपोस्ट्रोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस जो होता है ना वहाँ पर आपकी बाकी जो सेंसरी पाथवेज होते हैं जिसमें इंटीरियर लैटरल स्पाइनोथैलेमिक पाथवे और जो डोर्सोकोरल मीडियम पाथवे वो जा रहे होते हैं। जो वेंट्रोपोस्ट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ द होता है आपका थैलेमस, ठीक है, वेंट्रोपोस्ट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस, ठीक है। वहाँ पर हमारे पास टेस्ट सेंसेशंस और जो फेशियल सेंसेशंस होती हैं वो जा रही होती हैं, ठीक है। तो टेस्ट सेंसेशन का जाएंगे वेंट्रोपोस्ट्रोमीडियल न्यूक्लियस के अंदर रेस्ट करती हैं। पेशेंट डेवलप सिरोसिस फ्यू इयर्स आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी कीपिंग इन व्यू वायरल एटियोलॉजी व्हिच इज द फीचर ऑफ वायरोलॉजी। सिरोसिस क्यों होता है? मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस सी की वजह से सिरोसिस हो रहा है। सिरोसिस ऑफ द लिवर, तो उसमें क्या होता है कि हेपेटाइटिस सी वायरस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? इट इज एनवेलप सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी, बी ऑप्शन। A patient has complained of headache due to high intracranial pressure. CSF is an example of, again we पहले भी डिस्कस किया, transcellular fluid की example है CSF. Not given orally because of high first pass metabolism inactivation by the liver. ठीक है, तो एड्रेनलिन को हम orally नहीं देते, हमेशा हम IM इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस की फॉर्म में दे रहे होते हैं, लेकिन या फिर क्यों? क्योंकि इसका जो है ना वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, लिवर के अंदर, ठीक है। लिवर में जाकर इनएक्टिवेट हो जाती है, ठीक है, एड्रेनलिन, ठीक है। एम्पुटेशन ऑफ द लिम्ब पेन इज ड्यू टू फैंटम पेन होती है, फैंटम लिम्ब पेन। न्यूट्रिशनल स्टेटस कैन बी असेस्ड बाय एल्ब्यूमिन एंड टीआईबीसी। एल्ब्यूमिन और टीआईबीसी से न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस कर सकते हैं। प्रीगैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स कहां से पास करते हैं? जो प्रीगैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं वो वेंट्रल रामा ऑफ स्पाइनल नर्व से पास करते हैं। प्रोथ्रोम्बिन टाइम एक्टिवेटेड पार्शियल थर्मोप्लास्टिन टाइम रिप्लेनिशेस आफ्टर एंटीबायोटिक यूज बाय गिविंग विटामिन के। ऑब्वियसली विटामिन के हम देंगे तो विटामिन के जो है वो लिवर डिजीज को थोड़ा इंप्रूव करेगा, और हमारे पास जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम कोएगुलेशन प्रोफाइल की इंप्रूवमेंट हो जाती है। इन हेल्दी मैन मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स में एक्सीड ऑक्सीजन सप्लाई इन व्हिच? स्केलेटल मसल्स के अंदर जो है
वो कब जब एक्सरसाइज वगैरह हो रही होती है, एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल्स के अंदर क्या होता है कि उनकी मेटाबॉलिक डिमांड फॉर ऑक्सीजन बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये किसमें होता है, स्केलेटल मसल्स के अंदर होता है। मेंटेनेंस ड्रग फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस की मेंटेनेंस ड्रग कौन सी होती है, प्राइडोस्टिग्मीन होती है। अगर प्राइडोस्टिग्मीन का ऑप्शन नहीं है तो फाइजोस्टिग्मीन की तरफ जाएंगे, अदरवाइज हम मेंटेनेंस के तौर पे कौन सी ड्रग देते हैं, प्राइडोस्टिग्मीन देते हैं, ठीक है। यहाँ एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया कि जो माइस्थेनिया ग्रेविस है उसके कौन-कौन से एमसीक्यू आते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड हो जाती है अगेंस्ट द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, ठीक है। तो एंटीबॉडीज अगेंस्ट फोर सिनेप्टिक वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी टेस्ट होता है। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट इलेक्ट्रोमायोग्राफी होता है। इनिशियल जो आप ड्रग दे रहे होते हैं वो नियोस्टिग्मीन होती है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेंटेनेंस थेरेपी प्राइडोस्टिग्मीन है। फाइजोस्टिग्मीन क्यों नहीं है, फाइजोस्टिग्मीन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है और एसिटाइलकोलिन के लेवल को इंक्रीज करती है, ठीक है। तो लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम में एंटीबॉडीज कौन सी होती है, दे आर डायरेक्टेड अगेंस्ट कैल्शियम चैनल्स, ठीक है, एसोसिएटेड विद थाइमोमा। लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम, और लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम में क्या होता है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है माइस्थेनिया ग्रेविस पे, ठीक है। इन हेमाटाइमसिस वेसल रनिंग इन लिगामेंट इज नॉट लाइगेटेड, व्हिच लिगामेंट इट इज, ठीक है। तो हेमाटाइमसिस के अंदर कौन सा लिगामेंट होता है, ठीक है, जिसको हमने जो है वो लाइगेट करते हैं, तो इट इज हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, ठीक है, हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट होता है। ओके, सो नेक्स्ट एमसीक्यू हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।